कुछ एक कंपनी होगा, मतलब अधिकतर स्टूडेंट अपना इस लेवल पे काम करता है। तो बिहार में सर ये काम कर रहे थे तो हम इनसे जुड़े और इनके साथ हम ये काम कर रहे हैं स्टूडेंट को। तो ये हमारा वेबसाइट हुआ, तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ऐसा वेबसाइट को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है 3D प्रिंटर के बारे में जानना है और इससे हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है 3D प्रिंटर का, और इसका कुछ डिजाइनिंग भी करेंगे। 3D उसमें हम प्रिंट करने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, तो वो कुछ भी डिजाइनिंग सीखेंगे। तो वो हम लोग फिंगर गैप पे डिजाइन करेंगे और ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3D प्रिंटर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटर होता क्या है। तो अभी जैसे हम लोग 2D प्रिंटर, ये पेपर प्रिंटर, ये जो प्रिंटर के बारे में तो जानते हैं। यस सर। ये कितना, ये आज से 10-15 साल पहले आया था। तो ये अभी कितना, अभी सब लोग अगर इसको सीख लिया है तो कितना इसको अभी यूजफुल है। कोई भी कुछ भी लिखना होता है, हम लोग जाके प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ 2D प्रिंटर है, मतलब ये सिर्फ पेज पेपर पे प्रिंट कर सकता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सबको पता है। yes. लेकिन 10 साल पहले इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता था। सब लोग हाथ से लिखते थे, तो उसमें काफ़ी टाइम ज़्यादा था, काफ़ी एफर्ट ज़्यादा था। हम लोग ये प्रिंटर डेवलप किए थे उस टाइम, और आज ये प्रिंटर का इतना यूज है कि इसके बिना कहीं कुछ काम ही नहीं हो पाता। और तो अभी हम लोग अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं और हमने क्या किया, 3D प्रिंटर पे आ गए। 3D पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D 3D 1D जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो XYZ में अगर कोई हम लोग कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 3D हो गया। X और Y में है तो 2D हो गया। तो ये 2D हो गया और वो 3D हो गया। तो 3D में क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे हम लोग क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है, तो वो सब प्रिंट होगा, हार्ट, ब्रेन, सारा कुछ, मतलब बहुत काम हो सकता है उससे 3D प्रिंटिंग से। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर है वो 3D प्रिंटर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 3D प्रिंटर का एडवांटेज क्या क्या है। अभी जो भी हमको मान लो कुछ बनाना है, कुछ डिजाइन करना है, मेरे मन में आइडिया है तो उसको बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। लकड़ी को काटेंगे, पुराना मेथड यूज करेंगे, बहुत मेहनत लगता है और बिल्कुल परफेक्ट बन भी नहीं पाता है। मान लो किसी को रोबोट बनाना है तो उसका हैंड बनाना है, तो हैंड कैसे बनाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है। अब मेरे पास नया कुछ डिजाइनिंग करना है जो मेरे दिमाग में है, तो उसको करने के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो 3D प्रिंटर से ऑटोकैड में डिजाइनिंग करके, मतलब उसका डिजाइनिंग होता है, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसमें प्रिंट कर सकते हैं, और उसके बाद वो मेरा प्रोटोटाइप काफ़ी इजीली बन जाएगा। या उसको दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो और किसी का नाम लिखना होगा, मान लो 3D में किसी का नाम लिखना होगा तो भी कर सकते हैं। तो ये पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज कुछ बनाना होगा, अपना नाम का कुछ बनाना होगा, अपना फोटो बनाना होगा, अपना चेहरा बनाना होगा, तो वो भी 3D प्रिंटर से कर सकते हैं। अभी 2D प्रिंटर से तो करते ही हैं लोग कलर प्रिंटिंग, लेकिन अब उसमें पूरा चेहरा तो नहीं बनता ना, उसका एक इमेज बनता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अपना चेहरा भी बना सकते हैं, तो वो सब यूज हो सकता है। तो और अभी तो काफ़ी यूज हो सकता है, घर भी बनाया जा रहा है 3D प्रिंटर से, बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह भी बनाया जा रहा है, ऑफिस बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग जितना भी प्रोसेस है घर बनाने में, कितना लेंथी है कि नहीं, एक एक ईटा जोड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब बनता है। 3D प्रिंटर मशीन क्या करता है, वो मसाला उसमें खुद बनाता है और बनाना शुरू करता है, फट 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 तुरंत रेडी कर देता है। तो काफ़ी आसान होगा। इससे क्या होगा, हम लोग और स्पीड ग्रो करेंगे। तो इसके बारे में, इससे बहुत सारे फायदे हैं। तो ये कुछ कुछ एडवांटेज हम अभी डिस्कस किए, और भी बहुत कुछ एडवांटेज है इसका, जैसे हार्ट, लीवर, ये सब भी कुछ कुछ बायो प्रिंटिंग में वो सब भी पॉसिबल है, तो वो भी प्रिंट हो जाता है। किसी का पैर कट गया तो पैर उसी से आएगा, वो कैसे प्रिंट होगा, उसी से प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, तो वो सब काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं। तो अभी जो हम प्रिंटर यहाँ पे जो दिखाने के लिए मेरे पास है वो है, इसका नाम है इंडर 3। ठीक है, ये एक मॉडल है और ये क्रियालिटी प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर बहुत टाइप के होते हैं, ये काफ़ी स्मॉल साइज का है, मतलब ये प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज हो सकता है। प्रिंटर से हम लोग कुछ भी, अभी तो मेटल प्रिंटिंग भी आ चुका है, जिससे हम लोग आयरन से अभी एक रॉकेट भी प्रिंट हुआ था हाल ही में, किसी को कुछ पता होगा कि रॉकेट को हम लोग क्या किए थे, 3D प्रिंटर से प्रिंट किए थे। तो काफ़ी चीज़ें हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा सा मॉडल है और ये क्रियालिटी प्रिंटर है। मतलब क्रियालिटी एक समझो कि एक प्रोटोकॉल, जैसे हम लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं, iOS करते हैं। iOS और एंड्रॉयड क्या है, दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन दोनों क्या करता है, दोनों में जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग होता है। तो ये मेरा जो प्रिंटर है वो इंडर 3 और ये क्रियालिटी प्रिंटर है। ठीक है, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन इस टाइप से है। इस कॉलेज में भी एक प्रिंटर है ना, उसका नाम क्या है पता है? तो ये जो प्रिंटर है, मैं सीधा बात कभी नहीं बोलता हूँ। इस कॉलेज में एक प्रिंटर है, 3D प्रिंटर, एक ही है ना, और उसका नाम किसको नहीं पता है? कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग? किसी ने उसको यूज किया है? आपने किया, देखा है, ऑन किया है? नाइस, हाँ ठीक है। आप क्या अभी बनाए भी है? वाह, क्या नाम तुम्हारा, क्या बनाया है? तो सीधा प्रिंट किया या डिजाइन भी किया? डिजाइन का क्यूआर कोड मुझसे डिजाइन किए, फिर उसके बाद क्यूआर कोड डिजाइन की, क्यूरा वो एप्लीकेशन में डिजाइन बनाकर फिर कीबोर्ड से लेके फिर उसमें डालते जब ताली प्लीज ताली। मैं बहुत खुशी है, जिसे फर्टाइल ग्राउंड आई मस्ट से कुछ करना चाहिए हमारे साथ अब। वाह, सबसे हमने देखा है सबसे टॉप पार्ट डिजाइन अमित से मंगाते फिर रहेंगे, टाटा में फिर करना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। तो इस कॉलेज में भी एक प्रिंटर है जो वो भी इंडर 3 प्रिंटर है। उसमें अगर कोई देखेगा ध्यान से, उसमें भी लिखा हुआ है इंडर 3। हम इस कॉलेज का प्रिंटर देखे हैं, विजिट किए थे, तो वो भी इंडर 3 प्रिंटर है। एक्चुअली वो प्रिंटर, ये जो प्रिंटर जो दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा, ये प्रिंटर है ना जो सबसे इकोनॉमिक और सबसे मतलब समझो अच्छा क्वालिटी का, सबसे इकोनॉमिक में ये प्रिंट देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, फिर सैमसंग हो गया, बहुत सारे कंपनी है, लेकिन हम लोग किसी एक कंपनी को, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल ज़्यादा बिकता है। उसका कारण क्या है? उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छा है। 40 मिनट में प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट आप देखे, आगे बताऊंगा। तो सवाल है, कुछ नया नहीं आता है तो बहुत बड़ा तैयार के कहता हूँ मैं, ये बिल्कुल तो नहीं है इतना आसान। जब मन में कुछ आया बना लिया, मजा आ जाएंगे, करने के साइज मिलेगा, नहीं मिलेगा, उजला मिलेगा, काला मिलेगा, बैठ के फोन से करते हैं, उसे पूछ डालते हैं, जीरोक्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। ठीक है, मैंने निकाल लिया। तो इस कॉलेज का प्रिंटर भी इंडर 3 है, उसका नेम होगा इंडर 3। ठीक है, कोई भी प्रिंटर का प्रिंट करने से पहले उसका नाम पता होना जरूरी है, तभी प्रिंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, हम ये इसलिए नेम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक नेम पता नहीं रहेगा कि कौन सा प्रिंटर है, तब तक तुम प्रिंट नहीं कर सकते उससे कुछ।
तो इस कॉलेज में जो प्रिंटर है उसका नाम है इंडर 3, ठीक है। और जो हम प्रिंटर लाए हैं उसका नाम है इंडर 3 प्रो, ये उसका प्रो वर्जन है। वो दोनों सेम ही है, बस इसका है वो प्रो वर्जन। तो उसमें ये इतना सारा चीज़ मतलब होता है, जैसे ये हो गया तुम्हारा TF कार्ड, ये बोलते हैं माइक्रो SD स्लॉट होता है कि यहाँ पे उसमें राइट लेफ्ट मूव करना है। इसका ये हैंड है, इसका मतलब किस तरीके से मूवमेंट होगा वो सारा मेमोरी कार्ड में क्या होता है रिटर्न मिलता है। और उसके बाद क्या है कंट्रोल बॉक्स है, ये उसका कंट्रोल बॉक्स, ये बॉक्स है जो कंट्रोल बॉक्स है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसका ब्रेन होता है, जैसे मेमोरी कार्ड को रीड तक जा सकता है। तो जिस डायमेंशन का हम लोग प्रिंट में इसमें प्रोग्राम करेंगे वही चीज़ उतना ही जाएगा, मतलब इसको सब कुछ ये इसके अनुसार करता है कि कितना हमको क्या करना है। तो मेमोरी कार्ड में जो लिखा रहेगा उसके अनुसार ये प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल नोब है, ये इससे हम लोग क्या करते हैं प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्रिंट का स्पीड बढ़ा सकते हैं, प्रिंट का स्पीड घटा सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट को कभी पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब इससे क्या कर सकते हैं, इस प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हम मेमोरी कार्ड में कुछ गलत लिखा गया जिससे प्रिंट सही नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम लोग इससे उसको पॉज करेंगे, उसको फिर से रीस्टार्ट करेंगे। कितना पॉज करने के बाद फिर अगर हम फिर से कंफर्म करते तो वो ना साइज दूसरा हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या अगर हम पॉज करते हैं फिर से अगर स्टार्ट करते हैं तो ना उसका जो लाइन रहता है वो दूसरा लाइन। हाँ, तो इसका कुछ लिमिटेशन भी होता है कि पॉज करने पे ये पॉज जैसे ही करेंगे इसमें तो क्या होता है कि हाँ अगर मान लो एक ये लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है, प्रिंट तो एक लेयर प्रिंट किया, फिर उसके बाद अगला लेयर, फिर अगला लेयर, मान लो थर्ड लेयर प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और उसके बीच में ही क्या हुआ कि हम लोग पॉज कर दिए, थर्ड लेयर प्रिंट आना हुआ, बीच में पॉज कर दिए, तो क्या होगा कि अब जब फिर से रिज्यूम करेंगे, मतलब फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो फिर से ये थर्ड लेयर फिर से स्टार्ट करेगा, वो आधा को वो काउंट नहीं करेगा, फिर से 0 से स्टार्ट करेगा तीसरा लेयर। नहीं, हाँ, तो वो सब हमको अपना इंटेलिजेंस से देखना है कि कब पॉज करना है, ठीक है। तो हम तो देख ही रहे ना, इसको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे इतना हाइट हो रहा है, अभी पॉज करेंगे तो क्या दिक्कत हो सकता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कोई एक सरफेस है जो पूरा भरा हुआ है, पूरा प्लेन है, तो और उसमें हम आधा पे जाके पॉज करते हैं, तो क्या होगा कि फिर से स्टार्ट किया उसमें, तो उसमें वो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, वो वहाँ पे पॉज नहीं करना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई पतला एक लाइनिंग ऐसे बॉक्स बना रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर पॉज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आधा पॉज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से रीस्टार्ट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो सब अभी हम लोग कंसीडर करते हैं फील्ड में स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। और ये मेरा डिस्प्ले है, इस पे क्या होता है कि सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है, प्रिंट कितना स्पीड हो रहा है, प्रिंटर का स्पीड कितना है, XYZ ये जो XYZ एक्सिस है जो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, कितना हाइट पे है, कितना लेयर प्रिंट हुआ है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसके शो होगा। किसका? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, प्रिंट का स्पीड ये कंट्रोल नोब से भी बना सकते हैं, और इसका प्रोग्राम जब इसको मेमोरी कार्ड लगाने से पहले जो पीसी से इसको प्रोग्राम करते हैं वहाँ से भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम बढ़ाएंगे। अभी हम ये सारा तुमको ये उस पर हम करके दिखाते हैं, ठीक है, और कैसे डिजाइनिंग करेंगे और हैंड्स ऑन सारा प्रैक्टिस उस पर हम करेंगे अभी। तो स्पीड भी बढ़ाएंगे, स्पीड घटाएंगे भी, फिलामेंट भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो इस डिस्प्ले पे जितना भी इंफॉर्मेशन है प्रिंटर का, जैसे फैन का स्पीड, ये सारा फैन, बहुत सारा इसमें फैंस लगा हुआ है, तो वो उसका स्पीड कितना है, ये इसमें जो मेरा नोजल है उसका टेम्परेचर कितना है, वो सारा इस पर शो होता रहता है, ठीक है। मान लो
टेम्परेचर कम है, तो उसको हम लोग अगर वहाँ उसके कारण प्रिंटिंग का क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसके अनुसार इसमें सारा शो होगा। ठीक है, ये डिस्प्ले है, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, फिर ये है क्या, तुम्हारा नोजल असेंबली है। इसमें क्या रहता है, ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको ये एक्स एक्सिस, ये वाला है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा असेंबली मूव करता है। ठीक है, और इसमें क्या है, तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोजल। इसको ये जो पॉइंट दिख रहा है वो नोजल है। तो ये नोजल के द्वारा ही क्या होता है, वो मेरा जो मटेरियल होता है प्लास्टिक, वो इस पर प्लेस होता है। तो इसमें ये मेरा क्या है, एक्सट्रूडर सॉरी नोजल असेंबली है। ठीक है, फिर ये स्पूल होल्डर है, ये वाला। इसमें हम लोग जैसे अभी लड़का हो उसको स्पूल बोलते हैं, जो मेरा मटेरियल है 3D प्रिंटर का, वो स्पूल में एक समझो एक प्लास्टिक का मटेरियल है, वो धागे की तरह बनाया रहता है। 1.75 mm उसका डायमीटर होता है। ठीक है, फिलामेंट भी इसको बोलते हैं। तो वो फिलामेंट है और फिलामेंट का होल्डर है यहाँ। ठीक है, तो बेसिकली पीएलए फुल एंटी मेरा एक्सट्रूडर स्टेपर। यहाँ पे क्या होता है, स्टेप जितना भी इसमें मोटर लगा हुआ है वो स्टेपर मोटर लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टेपर मोटर पता है किसी को पता है, कोई बता सकते हैं स्टेपर मोटर? कोई आइडिया है स्टेपर मोटर के बारे में? अच्छा, इसमें कौन सा मोटर लगा हुआ है, कोई बताओ कुछ? कोई आइडिया? इसमें इंडक्शन मोटर लगा हुआ है, हालांकि इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो उस पर जो भी लगा हुआ है ना, जो भी उसमें मोटर लगा हुआ है, क्योंकि मोटर ही मूव कर रहा है और वो XYZ में उसको ट्रांसलेटरी मोशन में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो वो जो मोटर लगा हुआ है उसमें वो स्टीपर मोटर लगा हुआ है। स्टीपर मोटर का खासियत क्या होता है कि वो उसको बोलेंगे कि तुम 0.5 डिग्री मूव करो, तो बस उतना ही मूव करेगा। बोलेंगे कि क्लॉक वाइज में मूव करो, तो क्लॉक वाइज में मूव करेगा। एंटी क्लॉक में मूव करो 1 डिग्री, तो एंटी क्लॉक में वो 1 डिग्री मूव करेगा। तो उसमें ये खासियत है, उसको हम लोग 100% उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको कब मूव करवाना है, कितना डिग्री मूव करवाना है, वो सारा कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। तो वो कौन कंट्रोल कर सकता है, इसमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है वो कर सकता है। ये वाला मोटर है जो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसका हम लोग चाहें कि 1 डिग्री मूव करे तो ये नहीं मूव करेगा, ये 2 डिग्री 10 डिग्री। इसका क्या है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है मेरा बनाने का वो अलग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को उतना ज़रूरत भी नहीं होती है कि फैन का स्पीड 100 ही होना चाहिए, 150 ही होना चाहिए, ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं। लेकिन उसमें अगर 1 डिग्री इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, तो मेरा पूरा डिजाइनिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल मोटर चाहिए, जो कि जिसका जिसको जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री मूव कर रहा है वो सारा क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है स्टीपर मोटर। इसीलिए उसमें क्या करते हैं, स्टीपर मोटर लगाते हैं। तो उसमें टोटल 4 स्टीपर मोटर होता है। तो उसमें एक ये है एक्सट्रूडर स्टीपर। ये क्या करता है कि यहाँ पे जो मेरा फिलामेंट लगेगा उसको, वो फिलामेंट कितना यहाँ पे इंसर्ट होगा, मेरा मतलब जो बेड है कितना क्वांटिटी में कितना स्पीड से यहाँ पे उसको जरूरत है, नीड है। ठीक है, उतना ही स्पीड से क्या करेगा वो उसको हीट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेपर मोटर लगाते हैं। ठीक है, फिर मेरा पावर सप्लाई है, क्योंकि अब उसको पूरा सिस्टम है वो किस पे रन करता है, पावर उसको चाहिए ना रन करने के लिए। और वो पावर कौन सा पावर है, AC या DC?
जोर से बोलिए। डीसी बाबा, ऑब्वियसली डीसी। क्यों डीसी होगा? स्टेबल मोटर डिस्प्ले और क्या रीजन है? हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब। वो जितनी सारा सिस्टम किस पे काम कर रहा है? डीसी पे काम कर रहा है, डायरेक्ट करंट। और वो डायरेक्ट करंट पे क्यों काम कर रहा है? उसका रीजन क्या है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट है ना, वो समझो उसका वोल्टेज और करंट क्या करता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, वो सारा क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। मतलब इंडिया में 50 हर्ट्ज है, लेकिन कहीं पे 60 हर्ट्ज होता है, यूएस में 60 हर्ट्ज होता है। तो उसको हम लोग इसलिए उसका यूज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट मेरा क्या होता है, उसका लेवल होता है, ये 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होता है, एक फिक्स वोल्टेज होता है। अब वो वहाँ से हम लोग कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। तो आज आप लोग का वर्कशॉप है 3D प्रिंटिंग अवेयरनेस एंड इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। थोड़ा सा प्रोग्राम पहले स्टार्ट कर दिया गया था प्रिंसिपल सर के एब्सेंस में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अभी प्रिंसिपल सर आए हैं, तो हमारे वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर के पुष्कर सर, प्रिंसिपल सर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सम्मानित करेंगे बुकी से। अब अनुरोध करेंगे कि आकर के 2-4 सब बच्चों को मोटिवेट करें। Thank you. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Respected HOD Dr. K. पुष्कर साहब, हमारे आज के वर्कशॉप के चीफ गेस्ट डॉक्टर डी कुमार और
उनके मैनेजर मिस्टर उत्पल कुमार, हमारे बाढ़ पॉलिटेक्निक में न्यूली ज्वाइन प्रोफेसर महादेव यादव, प्रोफेसर दीपक पासवान, प्रोफेसर प्रलयनकर और पूर्व से कार्यरत सभी व्याख्यातागण। आई एम वेरी थैंकफुल that the workshop is being organized here in Government Polytechnic Bar. As you know, this is the first polytechnics which have exclusively been established for emerging technology diploma courses. And you people, the students, are fortunate enough that they are the first batch who have joined the diploma courses of emerging technology. In very few states, the state government has taken this initiative, and the Bihar government is one of that. They have foreseen that their young students should not possess only diploma degree, but they should be ready for Industry 4.0. Are you aware? Industry 4.0? No? Yeah, somebody knows. Okay. So as the industry revolution that India has come across, the world has come across, जैसे जैसे हमारी खनिज संपदा आई, मशीनें आई, invention of machines हुए, so industry has developed. Now, with the advent of ICT, the entire automation of industrial sector has been converted in digital world. This doesn't mean they will produce the binary words 0 1 only. Of course, the Tata Steel will produce the steel. But with the help of ICT, the production, their marketing, their quality control, entire thing be controlled by communication system, the digital communication system. And for that, the electronics and the internet has a great role to play. और उसी रोल को प्ले करने के लिए, इन सारी विधाओं को सीखने के लिए, सारे स्किल्स को सीखने के लिए जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज आप में डाला जा रहा है। और फर्स्ट ईयर के कोर्स से ही फर्स्ट ईयर के कोर्स में जितने जाना जाता है कि बच्चे आएंगे तो हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उनको इंजीनियरिंग से मतलब नहीं। बट the day you have admitted here, from that day only, our esteemed faculty members have oriented you people towards the arena of changing environment from industrialized, the mechanical industrialization to the digital industrialization, and that is Industry 4.0. So it is the fourth revolution in industry we are going to face, that is involvement of ICT in the industry. कोई भी ऐसा इंडस्ट्री अब नहीं है जिसमें डिजिटल मशीन, डिजिटल कंट्रोल, डिजिटल लॉजिस्टिक इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल सा खाने बनाने का जो मशीन है घरों में, earlier we used the chulha chowki, the traditional fuel system, which later on converted in kerosene stove, then petroleum product, gas पे आ गया, and nowadays with the induction heater. So everybody, all the housewives, जो हमारी घरों में माँ है उन्हें पता नहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, but she puts on 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाय बनानी होती है। उन्हें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, उन्हें पता है चाय के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। So this is the digital world.
पहले भी इलेक्ट्रिसिटी थी, पहले भी हीटर था, बट हमारे ज़माने में हीटर जब गर्म होता था तो कभी कभी पता है हीटर पे हम लोग पैन छोड़ देते थे हॉस्टल में अपने ज़माने में चाय बनाने में। तो शाम में अगर जला छूट जाए, जैसे लाइट कट जाए, तो हम लोग ऑफ करना भूल जाते। जब शाम में आते थे तो पता था पैन है ही नहीं, उसका फेंदा तो जल के नीचे आ गया है। But nowadays all the equipments are coming with thermostat, जो न ज़्यादा हीट होने देगा, जो आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखेगा, और अब यूजर फ्रेंडली होते जा रहा है। और मार्केट में जो भी चीज़ें हैं वो सेफ्टी के साथ और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए बना है। सो जो भी ह्यूमन थिंकिंग है, जो हम लॉजिक्स पहले से पढ़ते थे, टोटल न्यूरो साइंस को लॉजिस्टिक में सर लोग जैसे अभी बताए, पूरा जो भी आपका मोटर है वो कंट्रोल्ड मोटर है, उस पर स्पीड भी कंट्रोल्ड है। सारे विधाओं में जो इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है आईसीटी। और आपके कोर्स में चाहे वो कैट-कैम के स्टूडेंट्स हो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, या फिर एआई वाले तो है ही, रोबोटिक्स वाले हैं ही, उनका तो नाम ही काफी है। अभी सिविल के क्षेत्र में जो 3D प्रिंटिंग की बात हो रही है, सबसे ज्यादा यूजर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में ही है। और किसी ने देखा है 3D प्रिंट होते हुए कंक्रीट का? किसी ने नहीं देखा। 3D प्रिंटिंग डजंट मीन कि डी कुमार साहब एक इक्विपमेंट लाएंगे और मटेरियल को एक्सट्रूड करेंगे और उससे जो प्रिंट होगा वही 3D प्रिंट होगा। आपके जो कंक्रीट का देखते होंगे बड़े ऐसे पंप है, और ट्रांजिट मिक्सचर से कंक्रीट लाता है, दैट इज मटेरियल, और पंप से उसमें डालता है, वो कंक्रीट को इंजेक्ट करता है, वो कॉलम बनाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज 3D प्रिंटिंग। सो नाउअडेज जब चाइना का जो अभी ओलंपिक हुआ था पिछले लास्ट ओलंपिक में, उसमें 40 डेज में उन्होंने अपना मकान बनाया था, 5 स्टार होटल्स। 40 डेज में फॉर डिसाइडिंग मोर देन 400 इंटरनेशनल प्लेयर्स, and the entire thing was designed on CAD, जिसको रेविट बोलते हैं, CAD रेविट। ऑटोडेस्क में पढ़े होंगे आप? ऑटोडेस्क ज्वाइन किया कि नहीं? सिविल जो जिसको ग्राफिक्स पढ़ना था वो लड़का ऑटोडेस्क ज्वाइन कर रही है ना सर? अच्छा, आप लोगों में नहीं है? ये क्या दो ही ग्रुप है? तो इसको ग्राफिक्स नहीं है, एनीवे वो बैच तो किया ज्वाइन, ठीक है। तो जो ऑटोडेस्क पे कैड पढ़ना है, उसके बाद 2D में है, 3D में फिर रेविट पढ़ना है, और उसके साथ बीम आता है। तो जो बिल्डिंग का में जितने इंटेलिजेंसिया इन्वॉल्व है, पहले फाउंडेशन बनेगा, फिर वॉल बनेगा, फिर कॉलम बनेगा, फिर बीम बनेगा, फिर रूफ बनेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप का कॉलम डालेगा, फिर उसका बीम आएगा, फिर स्लैब आएगा। सो ऑल आर डिजाइन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। कंक्रीट में कंक्रीटिंग मटेरियल डालता रहेगा और वो अपने फ्लो से कंक्रीटिंग करते रहेगा और नेक्स्ट स्टेप जाता रहेगा। सो इंटायर कंट्रोल 3D प्रिंटिंग दे ऑलरेडी डिड। ऑफ कोर्स अब नए मटेरियल में हम लोग मैकेनिकल में, हम लोग इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में नए मटेरियल का इन्वेंट हो और छोटे स्टेज पे सभी उसको लर्न कर पाए, जो बेसिक चीज के कंसेप्ट को हम लोग समझ पाए, सो दैट कि माइंड अप्लाई करके हम अपने नए इनोवेटिव माइंड से नए चीजों में इनका समावेश करें। इसके लिए हम सभी यहाँ वर्कशॉप में जुटे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि हमें 3 इयर्स डिप्लोमा के बाद ही हम कोई काम इनोवेटिव दिमाग से सोचेंगे। आप सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, मेरिट के बल पे सबका एडमिशन हुआ है, और उसी मेरिट के बल पे दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाना है। हर आदमी के पास, हर यूनिक ब्रेन में एक इनोवेटिव आइडिया पलना चाहिए और सपनों को सजोना चाहिए, और इससे एक नया इन्वेंशन करेंगे। हमसे
पढ़ के बिहार से बढ़ के ब्रेन किसी स्टूडेंट्स में नहीं होता, और इससे इतना अच्छा फैकल्टी ज्यादा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता। इतनी सुविधाएं के बावजूद अगर इनोवेशन में देर हो रही है, इसका मतलब है आपका विल पावर में, आपको सोचने में देरी हुई है। आप आज से शुरू करें और सोचें, नए नए विधाओं को पढ़ें, सीखें और नया इनोवेटिव आइडिया लेके आए और कुछ न कुछ एक नया चीज करें जिसके लिए आप बने हैं। अब गॉड का जो क्रिएशन है, हर आदमी के लिए कुछ सोसाइटी को दे जाना है। आप सोचें आप क्या दे सकते हैं और वही सोसाइटी को दे के जाए। बाकी इंजीनियर बनना तो हम लोग तय कर रखा है, आपको बना दें। वेरी थैंक्स। आपका वर्कशॉप का समय जा रहा है और मेरा भी समय कहीं और का था, तो आपके एचओडी साहब के स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं छोड़ के अभी आया हूँ। आई विश फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस इवेंट, और बच्चे आज से इनोवेटिव सोचना शुरू कर देंगे, ये हमें उम्मीद है। और इस वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेशन है और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उन सबको इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद, और आगे आपका स्किल इससे बढ़ते जाए, इसकी शुभकामनाएं। थैंक यू। कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो सर को नहीं पता है सर, आपके आने से पहले हमने क्या बातें की बच्चों से, आपको तो नहीं पता है। और ये क्या बताएं, तो इसके 4 छात्र हैं, संयोग है मैंने कुछ लाइन्स बोला था, कोई बच्चा रिपीट करेगा कि मैंने पहला लाइन क्या बोला था? हाँ, हमने कहा था इनोवेशन क्या है, आइडिया क्या है, किस उम्र में होता है। मैंने एग्जाम्पल दिए थे यूएस के और कहाँ के, पैटर्न से बात बताया, इनका परिचय दिया। आज ऐसी क्या बातें, सब वही बातें करते हैं। हम यूनिवर्सल इसी उम्र में, सर हमारा टारगेट ऑडियंस है 14 ईयर्स टू 20 ईयर्स। उसके बाद से बच्चों में क्रिएशंस कम हो जाते हैं, इनोवेशंस कम हो जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने वो इतना अच्छा आर्टिकल था, जो आप एक बहुत साइकोलॉजिकल आर्टिकल था कि कैसे बच्चों के अंदर आइडिया लाते हैं, आइडिया बनाते हैं, और कैसे कैसे हमारा जो सिस्टम है उन्हें होमवर्क, एग्जाम, डिग्री करते करते वो क्रिएटिव माइंड्स को किल कर देते हैं। यह सिस्टम ऐसा बना अंग्रेजों के जमाने से, भाई हम लोग उसी प्रोडक्ट हैं, तो हमको पढ़ा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। यस, पढ़ा रहे हैं। इंजीनियर सर ने बोला, सबसे आसान काम सर ने बोल दिया, हम आपको इंजीनियर बना देंगे, हमें बना दिया था सबने। तो आपने सबसे बात बोली कि बिहार के बारे में, जो था ये जो आदमी है वो बिहार के पहले आदमी हैं जिन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथन में 3 बार के ग्लोबल विनर है, और यहाँ से किसी का इनिशियल से कोई गया नहीं, या MIT से गया ना, एक टीम गया था। तो हम एक साथ वो भी काम करेंगे। उसे एक ऑर्डर होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेट लेवल में कैसे क्वालिफाई करते हैं, फिर नेशनल लेवल जाते हैं, और करवाता है AICTE, जानते होंगे, वही हैकाथन करवाता है स्मार्ट इंडिया। तो क्रिकेट में टूर्नामेंट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकते, हर साल होता है। हम नहीं जाएंगे कि हम बिहार के लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्यों मुश्किल होती है, बट हम वो भी करते हैं। इनोवेटिव माइंड्स का पर्पस यही है करना, पढ़ना, खाना पीना सब चलेगा, आप तो हट के सोचेंगे। आइए हमारा कंपनी है जो सपोर्ट है, जो भी दिखा रहे हैं, ये बस नॉलेज, नवाचार है, और आप क्रिएटिविटी करेंगे। तो विद 2 वर्ड्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, ये अगर आपके साथ है तो आज की डेट में न्यूयॉर्क में, लॉस एंजल्स में, पटना में कोई जरूरत नहीं है। आप दूर गांव में बैठ के रहिए। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, वो कम्युनिकेशन आपकी तो वो भी गांव में कर सकते हैं, यहाँ शांति है, पानी है, छाया है, और ज्यादा अच्छा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस हमारे पास। और आइडिया हमेशा आते हैं जब खाली बैठे, शांत हैं और कुछ सोच सकते हैं। जिसका जितना थिंकिंग पावर होता है, जितना इमेजिनेटिव होता है, उतना करता है। तो हमको लगता है पुष्कर सर, इस पर सर हम लोग एक ही राह के क्या राही है,
हम जरूर कुछ ऐसा कर पाएंगे, मेरा प्रबल विश्वास है। और सर जरूर पढ़ लेंगे उसको, और सर का समय नहीं लेंगे। हम लोग का आज इंटरव्यू सेशन था, हमको दिखाएंगे, हमने 2 चीज बना के दिखा भी दिया है, और विल कंटिन्यू। टर्म्स कंडीशंस क्या होंगे? हमने सर कोई बिजनेस नहीं किया है, स्टार्टअप है, और मैं क्या बताऊं, मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं पता। आपके यहाँ 3 बच्चे हैं जो स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं IIT पढ़ना गया था, NIT गया था, MIT से डेमो ही हो रहा है। बट आप जो सोच रहे हैं, आप दिल से सोचे हैं, जो आपने कभी नहीं कहा था, और आपके बच्चे स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं। आप जब नहीं आए थे तो दे हैव क्वेश्चन में स्टार्टअप। हम सॉरी बोले क्योंकि अनुभव नहीं है, हम खुद स्टार्टअप है। तो डिप्लोमा होल्डर में इस एग्जाम में बच्चा स्टार्टअप सोच रहा है, तो उसका लक्षण बता रहा है तो क्या कर रहा है। अब नौकरी के बारे में नहीं ऐलान करूंगा, लेता नहीं हूँ। 1975 में जब पहली बार कॉम्पिटिशन हुई थी इंग्लैंड में, 75,000 सवा लाख बेरोजगार हुए थे, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, सब यूनियन के लोग उठ गए थे, लंदन में हुई थी। आज पता है हमारे यहाँ मात्र 5 बैंक होने वाले, 2.5 लाख बैंक में जो काम करते हैं वो मुश्किल से 25,000 होने वाले, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? बट आप इसमें कुछ करेंगे, शायद आप 5 लोग को रोजगार देंगे। ये तो होना ही है। कोई कितना भी दे, आज की नौकरी यही है, और मजा भी, मस्ती भी। सो थैंक यू सर वेरी मच, मुझे मौका मिला है। हम कितने कदम आगे बढ़ेंगे, हम तो आगे हैं, और डिपेंड आप लोग पे करता है। हम मोतिहारी के हैं, हमारे बच्चे जो आते थे हमेशा लाइन कट जाता था, लाइन कट जाता था। अब लाइन तो करते हैं हमारे, इन्हीं की वो अगर मैं जनरेटर चालू कर दिया और क्या बोलते उसको, इन्वर्टर कर दिया, एक इन्वेस्टर है क्या? सर इन्वेस्टर नहीं है सर, आपने अभी बताया इन्वेस्टर तो है ही नहीं। इन्वेस्टर ये है, इतनी गर्मी लग रही है, हमारे पास सोलर सिस्टम होगा, एंड यू नो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमने 3 दिन कुछ किए हैं, इतना सामान के लिए हम मैंने 5 लाख से कम में एक ना करने वाले सोलर सिस्टम बन सकते हैं। तो ये क्या कैसा आइडिया सर? आई थिंक आपका सोच नहीं है ना? हमारे यहाँ इनोवेशन से ये स्टार्टअप सेल काम करने लगा है। हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल काम करने लगा है, बच्चों की इंफॉर्मेशन नहीं बहुत अच्छा लगा। जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में प्रोफेसर निशान HOD मैकेनिकल, he is in charge of that. Whosoever is interested for a startup, they may join. यहाँ इनोवेशन से चलना है, इसी तरह बनाएंगे, और इनोवेशन से चलना है। ये स्टार्टअप सेल में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, वो बच्चों के इंटरेस्ट के साथ एक स्टार्टअप सेल का यहाँ भी गठन करते हैं, और उनसे फिर कोऑर्डिनेशन लेके सर इसका सोलर सिस्टम के बारे में आपने इसमें सोलर सिस्टम वी हैव ऑलरेडी MOU with government of Bihar. They are deploying on the roof. वो क्यों करेंगे आपके सोच? हमारे बच्चे करेंगे सबसे सिस्टम। सर ये 5 मिनट में दिखा दीजिए। तो ऐसे देखिए रफ साइड हां ऊपर पूरे लेके आएंगे। ये उसका नहीं सर, वो काफी टिकट जो मिल रहा है वो आप हमको एक बार दिखाए थे, हम एक देख लीजिएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत प्रोग्राम में हमसे बात किए, सेकेंड हमारे पास आए थे, तो कहीं न कहीं इनके लिए बहुत प्रैक्टिस कीजिए। कल ये रास्ते में थे, मोतिहारी से इधर आ रहे थे, तो कहा मैं वर्कशॉप करना चाह रहा हूँ, तो इमीडिएटली हमने प्रपोजल बना के सर से को दिखाया, सर तो इमीडिएटली पास कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you.
ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा नहीं कीजिए, भर जाए।